चलिए, जो हम बात कर रहे थे, बात हमारा क्या चल रहा था? महाद्वीपीय विस्थापन हो गया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे थे। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे थे? प्लेटों के प्रकार पढ़े थे, कैसे प्लेट अपना क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, यही बातें कर रहे थे ना। और हमको जहां तक लग रहा है कि कन्वर्जिंग प्लेट, ठीक है, यानी अभिसारी प्लेट जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अभिसारी प्लेट पढ़ चुके थे, हाँ, अभिसारी यानी कन्वर्जिंग प्लेट जो थी उसे अभिसारी प्लेट कहते हैं। और जो अभिसारी प्लेट होता है उसे विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। बताया भी था, विनाशात्मक लिखवा था। डिस्ट्रक्टिव प्लेट यानी विनाशात्मक प्लेट बताया था। हमने बताया था कि कुछ प्लेटों के बारे में कि जो प्लेट होती हैं कुछ इस प्रकार की जो प्लेट हैं आपस में आमने सामने आती हैं, यह बात मैंने बताया था। और ये प्लेट जब आपस में टकराएंगी ना तो इससे जानते हो फोल्डेड माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, यानी फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत जो है उसका निर्माण होगा। कुछ इस प्रकार के पर्वत बनेंगे। भाई मैं एक पेज ले लूं, मान लो कि भाई इस पे हाथ पे ये हाथ है, दो प्लेट मैं मान लेता हूं, इस हाथ को दो प्लेट मान लेता हूं। इस पर मैं क्या करता हूं, प्रेशर लगाता हूं, इंटरनल प्रेशर लगाता हूं, यानी आंतरिक बल लगाता हूं दोनों पे और आमने सामने लगाता हूं। अब ये बताओ, ये टकराएगा तो टकराने के बाद ये ऊपर उठेगा ना, इसमें फोल्ड पड़ेगा ना, मोड़ पड़ेगी ना, बलन पड़ेगा ना, बलन पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव है, जब दो प्लेटें आपस में टकराई, देखा इधर ध्यान देना, जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो प्लेटें कुछ इस प्रकार उठेंगी और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, किसका निर्माण कर रही है? माउंटेन का निर्माण कर रही है। तो क्या इस प्लेट की वजह से, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इस प्लेट की वजह से हिमालय बना है? ऐसे ही बना है ना, जब दो प्लेटें, हैरी, ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं, ये हैरी हैस की थ्योरी है, हैरी हैस की थ्योरी है। अब ये बताइए कि ये जो है हिमालय बना, हिमालय, ठीक है, यह हिमालय दोनों प्लेट आमने सामने टकराई तभी तो बना। अब आपके मन में आएगा कि सर इस प्लेट की वजह से क्या बन रहा था? इस प्लेट की वजह से ज्वालामुखी की भी उत्पत्ति हो रही थी, ओरिजिन ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी भी बन रहा था। आपने कहा कि सर हिमालय के पास क्या ज्वालामुखी बनी या क्यों नहीं ज्वालामुखी आती है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि हिमालय भी दो प्लेट जो थी, यानी यहां पे वो ये नहीं कहेगा ना, वो यही कहेगा कि जो हिमालय था अभिसारी प्लेटों के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय में आपने कहीं भी ज्वालामुखी उद्गार की कोई घटना नहीं देखी, यानी कहीं भी आपने वोल्केनिक इरप्शन का कोई भी एग्जाम्पल आपने नहीं देखा। देखा? नहीं देखा है। कोई भी देखने का मतलब है आपने पढ़ा नहीं है, यही चीज है ना। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों, जबकि आप देख रहे हैं कि जो भी प्रशांत महासागर का रीजन है, पैसिफिक ओशन का जो भी रीजन है, क्षेत्र है, एरिया है, वहां पे आपको वोल्केनो मिल रही है, मिल रही है ना वोल्केनो। आपने से पूछा गया ऐसा क्या है कि हिमालय में नहीं मिला? आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि जिस पे कोई क्वेश्चन ना बने। एग्जामिनर को आप ऐसा आंसर देंगे कि जिस आंसर पे कोई क्वेश्चन ना बने। आपका एक ही आंसर होगा कि सर वहां पर हिमालय के पास बेनी मेखला यानी बेनी जोन का क्या हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यह रीजन है ना, ज्वालामुखी न आना, वेनी मेखला न बनना, यही है ना, वेनी जो जोन है न बनना, इसी कारण क्या हो रहा है। और वेनी जोन कब बनेगा? तो कहते हैं कि वेनी जोन तब बनेगा कि सर एक भारी प्लेट, देखिए मेरा जो मेन मोटिव है, मैं बातें क्लियर कर रहा हूं आपको। अगर आपको लगे तो मेरी एक एक बातों को आप लिखते जाइएगा, हर चीज तो नहीं लिखवा सकता। आपने कहा कि सर ये भारी प्लेट है, नीचे की तरफ जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर की तरफ जाएगी,
हो सकता है कि ये जो भारी प्लेट है ये नीचे की तरफ एक बहुत नीचे चली जाए, और आपने पढ़ा भी है कि नीचे जाने पर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ये जाएगा तो यह जो प्लेट है वह मेल्ट हो जाएगी कि नहीं, पिघल जाएगा कि नहीं ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। और जब पिघलेगा तो आप पढ़ते हो ना कि जो भी पदार्थ पिघलेंगी तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रसार होगा ना, एक्सपेंशन होगा ना हीट का, और एक्सपेंशन होगा तो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, और जब निकलने की कोशिश करेगा जहां पे भी कमजोर पाएगा वहां से निकलेगा, और जब निकलेगा तो नीचे से जो मैग्मा है बाहर आएगा, उसको लावा कहते हैं, लावा कहते हैं ना। और जब ये लावा बाहर निकलता है तो हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम ज्वालामुखी कहते हैं। यही बातें होती है ना। यानी जहां पर जिस क्षेत्र में क्या बन रहा है, वेनी मेखला बन रहा है, यानी वेनी ऑफ जोन बन रहा है, वहां पे क्या होगा, ज्वालामुखी इरप्शन होगा। हटाइए बातें, चलिए दूसरे प्लेट के बारे में बात करना था हमको, जो दूसरे प्रकार की प्लेट बनती है। अच्छा, इसमें हमने बताया था कि ओशियन और ओशियन प्लेट जो है, यानी समुद्रिक और समुद्रिक प्लेट है, आपस में मिलेंगी तो आइलैंड का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने बताया था ओशियनिक और कॉन्टिनेंट, यानी जो रॉकी और एंडीज है, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका का माउंटेन है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका का माउंटेन है। ये जो बने हैं ये किसके थ्रू बने हैं, ओशियन और कॉन्टिनेंट ऐसी प्लेट से बने हैं। और कॉन्टिनेंट से मिलने पे आपके जो माउंटेन बनते हैं, जैसे आपका हिमालय हो गया, इसी प्रकार क्या है ना। चलिए अब दूसरे प्रकार के आते हैं प्लेट पे। एक प्लेट है, दूसरा प्लेट, दूसरी प्लेट क्या नाम रहेगा, दूसरी प्लेट को, दूसरी प्लेट को कहेंगे अपसारी प्लेट, या हम प्लेट कह लें या बाउंड्री बोल दें, अपसारी, अपसारी बाउंड्री को सीमा बोलते हैं ना हिंदी में, अपसारी सीमा, अपसारी यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में ये प्लेट की बात करेगा तो प्लेट जो है, जरा देखना, आप लिखेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में तो लिखेंगे जब दो आंतरिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करेंगे। किधर कार्य कर रही है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ठीक है, जब दो आंतरिक बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से किसका निर्माण होगा, तो अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण होगा। ठीक है, दो इंटरनल प्लेट, दो इंटरनल फोर्स की बात कर रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए ये अपसारी, क्या यह, इसको हम कहते हैं रचनात्मक बाउंड्री। इसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक बाउंड्री, यानी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री से बोलते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री यानी इसको किस नाम से जानते हैं, रचनात्मक, रचनात्मक सीमा। किस नाम से जानते हैं, रचनात्मक सीमा। रचनात्मक सीमा, इससे जिसका निर्माण होगा, जिसका निर्माण होगा वो कहते हैं कि इससे भ्रंश का, भ्रंश मतलब जानते हैं, जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करें तो बीच में प्लेटें खींचेंगी तो बीच में गड्ढा पड़ जाएगा ना, दरार हो जाएगी ना, उसमें पानी भर जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, उसे कहते हैं भ्रंश, यानी फॉल्ट बोलते हैं। इससे भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा,
अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अब देखो मान लो कि यह जो है एक पूरी की पूरी प्लेट है, हमने हटा दिया प्लेट के ऐसे, दो इंटरनल फोर्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, दो इंटरनल फोर्स। हमने देखा कि रिजल्ट हमको क्या मिला कि यह जो है कुछ इस प्रकार बन गया। यही जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बात कर रहे हैं, ये एक फॉल्ट है। क्या बना? फॉल्ट बना। बस समझ में आ रही है? इसी तरह का स्ट्रक्चर जो बनता है फॉल्ट बनता है। दरार पड़ गया है कि नहीं? अब सारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री जिससे किसकी निर्माण होती है? रचनात्मक सीमा की। चेंज करें पेज। हाँ थोड़ी सी। अब मध्य अटलांटिक कटक का नाम सुना है? मिड अटलांटिक रिज मैं बताया भी होगा, उससे प्रश्न आता है और आपके पीछे में प्रश्न पूछा गया था। टेलीग्राफिक पठार जो है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू किसका भाग है? जब अटलांटिक ओशन पढ़ेंगे ना तो अटलांटिक ओशन में देखेंगे कि हमें को बीच में, अटलांटिक के बीच में कुछ पर्वतें दिखाई दे रही हैं, बहुत लंबी पर्वतें दिखाई दे रही हैं, 14,400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, और उन्हीं एक पर्वत का भाग है और उस पर्वत का नाम है टेलीग्राफिक प्लेट्यू, पठार जैसा है। और टेलीग्राफी क्यों पढ़ा? तो कहा जाता है कि उस पर पहली बार टेलीफोन लाइन वहीं से बिछाई गई थी। और प्रश्न में पूछा गया था कि टेलीग्राफिक प्लेट्यू जो है, यानी टेलीग्राफिक पठार है, वो किसका भाग है? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। समझ रहे हैं? तो सारी चीजों पे एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। इसको हटा देता हूं। अब सुनना, यह जो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, जो अच्छा मैं इसको डाइवर्जेंट को मैंने कंस्ट्रक्टिव नाम दिया, ऐसा क्यों? बस समझना, जब प्लेटें, दो प्लेटें, मान लो कि दो प्लेटें ऐसे चिपकी हुई हैं, एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इधर चली गई, नीचे ये तैर किस में रही थी? तैर भी रही थी ना, एस्थेनोस्फेयर पे तैर रही थी ना, एस्थेनोस्फेयर जिसमें मैग्मा था, दुर्बलता मंडल जिसे कहते हैं, उसी पे तैर रहे थे ना। जब ये टूटेंगी तो इनके बीच से यहां से लावा बाहर निकलेगा, लावा बाहर निकलेगा ना, तो ये दूर दूर तो जाएंगी, यहां पे नया नया लावा आके भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? भर जाएगा ना। यहां पे लावा आके भर गया, कुछ इस प्रकार भर जाएगा ना लावा। जब लावा भरेगा तो ये बताओ, ये नए मिट्टी का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। और ये माउंटेन का भी निर्माण हो जाएगा कि नहीं? वॉल्केनिक माउंटेन बोल सकते हैं। तो मिड अटलांटिक रिज एक शब्द है, इससे किससे? इस कंस्ट्रक्टिव प्लेट से, यानी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री से, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री से, यानी अपसारी सीमा से किसका निर्माण होता है? तो मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। इसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशन के बीच में जब देखोगे ना एक रिज मिलेगा, पर्वत मिलेगा। और यह पर्वत किससे निर्माण हुआ है? तो आपसे एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किससे हुआ? मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण किससे हुआ? और हमारा आंसर होगा कौन सा प्लेट? अपसारी सीमा से। किससे हुआ? अपसारी सीमा से। यानी
डाइवर्जेंट बाउंड्री से। समझ रहे बातें हैं? कुछ इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। बहुत रिज, ये लिखा हो RIDGE, रिज। हटा है। अब चलिए, अब एक प्लेट है, एक प्लेट है जिसको नाम देंगे तीसरा प्लेट कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन। कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन, संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारा, यही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना। अब यहां पे प्लेट जो है, दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ऊपर की तरफ और एक प्लेट नीचे की तरफ चली गई, सरक गए। प्लेट क्या हुआ ना, फिसलन हुआ प्लेटों में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और इससे क्या हुआ, संरक्षित प्लेट किनारे का निर्माण हुआ। अब इसमें कहा जाता है, इसमें न तो प्लेट का नुकसान हुआ, व न ही प्लेट का निर्माण यानी फॉर्मेशन हुआ। दोनों में प्लेटें क्या हो रही थी, कहीं ना कहीं प्लेटों का बिगड़ रही थी और प्लेटें बन रही थी। लेकिन दोनों कंडीशन, इसमें क्या हुआ, प्लेटें ना तो बिगड़ रही हैं ना ही बन रही हैं। क्लियर? इसमें ना तो प्लेटों का नुकसान हुआ ना ही प्लेटों का निर्माण हुआ। क्लियर? अब ध्यान देने वाली बात है, यूएसए में कैलिफोर्निया में एक जगह है, इसी प्रकार के सैन नाम है, सान एंड्रियाज फॉल्ट, सान एंड्रियाज फॉल्ट। ये यूएसए कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया। सान एंड्रियाज जो फॉल्ट है उसका निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, इसी प्लेट के थ्रू। ठीक है, इसी प्रकार से हुआ है। लिखा, हटा इसको, हटा रहे हैं। अब कुछ इसमें फैक्ट लिख लें, आ जाए फैक्ट, मुख्य तथ्य लिखिए। मैन फैक्ट यानी मुख्य तथ्य। पहला फैक्ट, देखिए एक शब्द पूछा जाएगा, जैसे आपने संवहनी धारा का
नाम पढ़ा था ना, कन्वेंशनल करंट, बताया था ना कि जो कन्वेंशनल करंट चलती है उन्हीं की वजह से इन प्लेटों में क्या हुआ, गति हुआ। कहा जाता है कि जब वो कन्वेंशनल जो करंट है यानी संवहनीय धारा है, वह संवहनीय धारा बेलनाकार में ऊपर की तरफ से घूमते जाए। हमने क्या कहा था कि आप जब दूध उबालते हैं तो दूध में वो बेलनाकार ही आकृति बनती रहती है, ऐसे ऐसे उबलते रहते हैं, ऐसे ऐसे उबलते रहते हैं, कुछ इसी प्रकार के उबलते रहते हैं ना। तो ऐसे 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 और ये सामने ऊपर ऐसे उठता रहेगा, कुछ इसी प्रकार के। कहा जाता है कि जो है ये संवहनीय जो धारा थी ये बेलनाकार आकृति में ऊपर उठ रही थी, बेलनाकार आकार में, सिलेंड्रिकल शेप में ऊपर उठ रही थी, और इन्हीं बेलनाकार आकार को प्लूम कहा गया। क्या कहा गया? प्लूम। प्लूम, इंग्लिश में भी प्लूम, हिंदी में भी प्लूम, प्लूम कहा गया। और वही प्लूम इस प्लेटों की गति के लिए मुख्य उत्तरदायी है, यानी मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है प्लेटों में संचलन के लिए। आपने किसका नाम नहीं लिया? अब आपने नाम नहीं लिया कन्वेंशनल करंट, नहीं, आपने किसका नाम लिया? प्लूम का नाम लिया। तो लिखते हैं ये बातें, तो लिखते हैं प्लेटों की गति के लिए, गति मतलब मोशन के लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी प्लेटों की गति के लिए उत्तरदायी प्लूम है। क्या है? प्लूम, प्लूम है। इसी में आगे बढ़ा देता हूं। जब संवहनीय धारा कन्वेंशनल करंट बेलनाकार यानी ड्रिकल रूप में चलते हैं, मूव करते हैं, तो उन्हें ही प्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूम कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा, ये लिखते जाइएगा। दूसरा, महाद्वीपीय प्लेट यानी इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर मीन 2 सेंटीमीटर पर ईयर व महासागरीय प्लेट यानी ओशियनिक प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर्स की गति से, गति मतलब मोशन से चल रहे हैं।
देखिए ये प्लेट भी मूव कर रही है, महाद्वीपीय प्लेट है, उनकी गति 2 सेंटीमीटर पर साल वो खसकती है। ठीक है, लिखा। मतलब तो ये फिर से एक हो जाएंगे क्या? अब जब मान लीजिए सभी घूम रही हैं तो कहाँ एक हो पाएंगे? ये भी दूर जा रहा है, वो दूर जा रहा है तो फिर सब दूर ही जा रहे हैं ना, सब चल ही रहे हैं। मान लो कि मैं कहूँ कि आप लोग अभी एक जगह पे हैं, ठीक है, अब भी उसी गति से चल रहे हैं, ये भी उसी गति से चल रही है, ये भी उसी गति से चल रही है, तो क्या फिर आप एक हो जाएंगे? सर तो अगर सर्कल पे चल रहे हैं तो कभी ना कभी तो एक होंगे, और सर्कल पे अगर चल रहे हैं और सेम गति से चल रहे हैं तो नहीं होंगे। कहाँ ओशियनिक प्लेट 5 सेंटीमीटर और महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर, कहाँ महाद्वीपीय प्लेट आपस में मिल पाएंगे? ओशियनिक प्लेट कहाँ आपस में मिल पाएंगे? ठीक है, आगे बढ़े। महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर पर ईयर एंड महासागरीय प्लेट जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से मूव कर रही हैं। हाँ मूव करती हैं। हटा दें, थोड़ा सा तेजी से लिखिए क्योंकि टाइमिंग भी नहीं है। हाँ हाँ, अब जो भारतीय प्लेट है, इंडियन प्लेट है ना, इंडियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट कहा गया, तो हम भारतीय प्लेट ही लेके चलते हैं। तीसरा फैक्ट है, हम भारत की बात करें, भारतीय प्लेट। अच्छा, भारत के नाम पे बहुत प्यारा शब्द बनता है कि एक वो कौन सा देश है जिसके नाम पे प्लेट भी है और जिसके नाम पे महासागर भी है? भारत ही है। प्लेट भी तो देख रहे हो ना, भारतीय प्लेट यानी इंडियन, इधर एकदम तेजी से साथ ही लिखते जाओ, इंडियन प्लेट ये 5 सेंटीमीटर प्रति गति से चला है, 5 सेंटीमीटर मूव कर रहा है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर पर ईयर्स की गति से ये इसकी डायरेक्शन जो है ना, मान लो इसको नॉर्थ कहेंगे, इन्हें उत्तर कहेंगे, इधर ध्यान देना, इसको दक्षिण कहेंगे, इसको पूरब कहेंगे और इसे पश्चिम कहेंगे। तो ये ना इस गति में जा रहा है, इस गति में नॉर्थ ईस्ट, यानी ये गति से पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति कर रहा है। चलिए, ये रहा प्लेट की कहानी। पूरी प्लेट हम कंप्लीट कर दिए। प्लेट को क्या किया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा फैक्ट सब लेके आ गए हम। थोड़ा तेजी चले, हाथ हटाएं। नया टॉपिक, नई बातें, नई उमंग के साथ। अब हमारा नया टॉपिक जो होगा रॉक्स, यानी जिसे हम कहते हैं चट्टान, जिसे कहते हैं सैंड। अब प्रश्न ये बनता है कि चट्टान किसे कहेंगे, किसे चट्टान कहा जाएगा? तो कहते हैं कि धरती पर जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही है वो सॉलिड हो यानी कठोर हो, सॉफ्ट हो यानी मुलायम हो, बस वह मेटल नहीं होनी चाहिए, यानी वह धातु नहीं होनी चाहिए। धातु को छोड़ के जो भी चीजें हमें धरती पे दिखाई देती हैं वो सारी चीजें क्या है? रॉक्स है, चट्टान है। किसको छोड़ दिया जाए? धातु को। यानी हम कहें कि रॉक्स उसे कहते हैं, यानी चट्टान उसे कहते हैं कि जो मुलायम हो, कठोर हो, लेकिन वह क्या ना हो, वह धातु नहीं हो, चट्टान कहलाते हैं। इसी बात को हमको लिखना है।
तो ये पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि धातु किसे कहते हैं, पहला शब्द यही चलेंगे। तो यहां लिखेंगे धरती। धरती मतलब अर्थ कहते हैं ना, धरती यानी अर्थ पर पाई जाने वाली, आने वाली, जाने वाली कठोर, कठोर का मतलब सॉलिड, कठोर व मुलायम पदार्थ, व मुलायम सॉफ्ट पदार्थ जो धातुएं नहीं है, मेटल्स नहीं है, नहीं है, क्या कहलाती हैं? रॉक्स कहलाती हैं, यानी चट्टान कहलाती हैं। चट्टान यानी सैल, यानी रॉक्स कहलाती हैं। पहला पॉइंट तो हमारा यही हुआ कि जो भी चीज हमको धरती पे दिखाई दे रहा है, अर्थ पे दिखाई दे रहा है, सॉलिड एंड क्या हो, सॉफ्ट हो। यानी हम कहें कि रॉक्स किसे कहेंगे, रॉक्स। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि सर रॉक्स जो है ये क्या है, सॉलिड मटेरियल है, ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, बट ये क्या मेटल है, मेटल यानी सॉलिड है, सॉफ्ट है, बट मेटल नहीं है। वही क्या कहला रहा, रॉक्स कहला रहा है। पहली हमारी परिभाषा तो यही निकली, पहली परिभाषा यही निकली। हटाएं इसको, पॉइंट हटे। अब प्रश्न आएगा, क्वेश्चन है निम्न में से किसे चट्टान के अंतर्गत नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता है। चट्टान मतलब रॉक्स, कठोर पदार्थ, बी मुलायम पदार्थ, सी धातुएं यानी मेटल्स, धातुएं यानी मेटल्स, और डी ये सभी। क्या हो जाएगा, धातुएं। क्या मेटल्स को रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा ना, तो मेटल्स को नहीं रखा जाएगा। चलिए अब पूछा जाता है कि चट्टान के कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, तो लिखा जाए इसके 3 भाग। कितने प्रकार के होते हैं, हम प्रकार ले रहे 3 प्रकार, प्रकार यानी टाइप्स के होते हैं। अब हम प्रकार बताने से पहले, चलिए मैं प्रकार पहले बता ही दूं। पहला मिलेगा आग्नेय चट्टान, इग्नियस
रॉक। कौन सी रॉक्स? इग्नियस, सॉरी ये हो गया इग्नियस रॉक। दूसरा एक को क्या कहते हैं? अवसादी। अवसादी, और शादी को कहते हैं परत के रूप में मिलेगा, परतदार चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्रीज। और तीसरा जो होगा रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, लिख लिया आपने? हो गया ना? चलिए पेज चेंज करता हूं। अब बात करेंगे इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। आज मुझे भी एकदम बहुत अजीब से लग रहा है। पहला इग्नियस रॉक्स जानते हैं, जब धरती बना और आप सभी को पता है कि एक धधकते हुए आग के रूप में था धरती। जब आग के रूप में होगा तो ये आग जब ठंडा होगा तभी तो धरती पे जीवन आरंभ हुआ होगा। यानी आग के द्वारा जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ होगा उसी प्रकार के चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं ना। आपने पढ़ा तो मैग्मा निकला ना, और मैग्मा भी फैल गया और फैलने से जो मिट्टी बनी वो ऑर्गेनिक रॉक्स हुई ना, यानी आग्नेय चट्टान हुई ना मैग्मा के द्वारा। क्या ये बताइए कि सबसे पहले धरती पर अगर जिस प्रकार के भी रॉक्स पाए गए होंगे वो सबसे पहले यही रॉक्स पाया गया होगा ना, तो क्या इसे प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान कहा जा सकता है कि नहीं? कहा जा सकता है कि नहीं? आप बताइएगा कि इसमें आग था, जिस चट्टान में आग होगा तो क्या उस चट्टान में फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए जाते होंगे? नहीं पाए जाते। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि किस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते यानी जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब ये बताइए, जब आग पर कोई चीज आप गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें क्रिस्टल रूप में मिलता है, ये छोटे छोटे दाने के रूप में आपको चीजें मिलती हैं। यानी क्या इसमें क्रिस्टल या रवे पाए जाएंगे कि नहीं? पाए जाएंगे नहीं? पाए जाएंगे। आग्नेय चट्टान में पहली ये विशेषताएं हैं जिसमें क्या होंगे? क्रिस्टल भी पाए जाएंगे। किसमें? इग्नियस में। क्या इसमें परत पाया जाएगा, लेयर पाया जाएगा? किसी भी आग्नेय चट्टान में लेयर नहीं पाई जाएगी। जब वो दाने के रूप में है तो दाना अलग अलग टूट के लेयर थोड़ी बनाएगा। इसमें क्या परत पाई जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म भी नहीं होगा। जब इसमें जीवाश्म नहीं होगा, लेयर नहीं होगा,
तो यानी इसमें छिद्र भी नहीं पाए जाएंगे, पोरस भी नहीं पाए जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें अंदर पानी सही से जा पाए। यानी इसमें केमिकल रिएक्शन जो होगा ना बहुत कम होगा, यानी केमिकल की वजह से बहुत कम टूटेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि इसमें पानी छिद्र कम होंगे, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, मैं छिद्र के शब्द का प्रयोग किया, छिद्र पाए जाते हैं, पोरस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन जो होगा ना वो बहुत कम होगा। और केमिकल की वजह से, इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से ये नहीं टूटेंगे, ये फिजिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कोई केमिकल के थ्रू इसमें रिएक्शन जो भी कर जाए, और एक होता है फिजिकल, मतलब आपने मार के तोड़ दिया, तो ये आसानी से क्या होगा ना, हवा बहा टूट गया। नहीं, केमिकल होगा बहुत कम पाया जाएगा, केमिकल रिएक्शन में बहुत कम होगा, फिजिकल रिएक्शन ज्यादा होंगे। यानी इसमें कहा जाए तो केमिकल इरोजन जो होगा ना, अपक्षय जो कहते हैं टूट फूट की क्रिया, वो कम होगी, और फिजिकल इरोजन क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहली विशेषता इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए, मैं बोल के लिखूं क्या? नहीं, चलो लिखते हैं। जब पृथ्वी के अंदर से जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे ही आग्नेय चट्टान कहा जाता है।